दोस्तों, मैं हूं सर्वेश यादव और स्वागत है आपका जीएस एक्सपर्ट हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं अपने संविधान के सेशन में। दोस्तों, आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट जारी किए जाने का प्रावधान। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि यदि सामान्य जनता के मूल अधिकारों का हनन हो या कोई राज्य किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन करे जो संविधान ने उसे प्रदान किया है, तो उस हालत में वह व्यक्ति कहाँ पे अपनी याचिका दायर कर सकता है, किस अनुच्छेद का प्रयोग करके अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय तक पहुंचा सकता है। बस उन्हीं बातों को हम आज ध्यान देंगे कि उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए कौन कौन सी रिटें जारी करता है, क्योंकि यह एग्जामिनेशंस की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसीलिए इस टॉपिक को लेकर आना बहुत जरूरी था। तो आज हम बात करेंगे उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट जारी किए जाने के प्रावधानों का। तो दोस्तों, एक बात आपको बता दूं कि दोस्तों कि मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है, जिसके आधार पर, जिस याचिका की सुनवाई के आधार पर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय अपनी रिटें जारी करेगा। याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके उच्चतम न्यायालय में और अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके हम उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं कि उच्चतम न्यायालय द्वारा कितनी रिटें जारी की जाती हैं, यानी कितने प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आइए देखते हैं इन रिटों के बारे में दोस्तों कि उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा यानी अनुच्छेद 32 की याचिका के आधार पर उच्चतम न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए। सामान्य जनता के मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए उच्चतम न्यायालय के द्वारा दोस्तों 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। पहले को हम बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरे को कहते हैं परमादेश, तीसरा जो रिट जारी किया जाता है वो है प्रतिषेध, चौथा रिट उत्प्रेषण लेख और पांचवा है हमारा अधिकार परीक्षा। ये 5 रिटें हैं जो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके उच्चतम न्यायालय के द्वारा सामान्य जनता के मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए जारी किया जाता है। दोस्तों, कई बार यह भी पूछा गया है एग्जामिनेशन में कि बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों। तो इंग्लिश मीनिंग भी इनका जाने रहिएगा, क्योंकि यह भी एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बंदी प्रत्यक्षीकरण को हैबियस कॉर्पस बोला जाता है, हैबियस कॉर्पस, इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यह भी एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है परमादेश, परमादेश को इंग्लिश में मैंडामस बोला जाता है, नोट करते चलिए दोस्तों साथ में, परमादेश को मैंडामस बोला जाता है। और तीसरा है हमारा प्रतिषेध, तो प्रतिषेध को बोला जाता है बेटा प्रोहिबिशन, यानी कि किसी चीज पर रोक लगा देना, प्रोहिबिशन। आपने इंग्लिश वोकैबुलरी में भी इस शब्द को देखा होगा, तो प्रतिषेध का अर्थ होता है प्रोहिबिशन। उसके बाद है उत्प्रेषण लेख, तो उत्प्रेषण लेख को रिट ऑफ सर्टियोरियरी बोला जाता है। दोस्तों, यह सब एग्जामिनेशंस में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, रिट ऑफ सर्टियोरियरी। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जामिनेशंस का कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है दोस्तों। रिट ऑफ सर्टियोरियरी और अधिकार परीक्षा तो आप सभी जानते हैं, इसको बोला जाता है क्यू वारंटो। ये इसलिए बता रहा हूं ताकि एग्जामिनेशन में यदि प्रश्न घुमा के पूछ ले या आपको दिए गए ऑप्शंस का नाम इंग्लिश में दे दिया जाए कि किस याचिका की सुनवाई के लिए किस प्रकार का रिट जारी किया जाता है और नाम इंग्लिश में मिल जाए, तो आप कंफ्यूज ना हो दोस्तों, बस इसलिए है। तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हम हैबियस कॉर्पस के नाम से जानते हैं। दूसरा है परमादेश, जिसको हम मैंडामस के नाम से जानते हैं। तीसरा है प्रतिषेध, जिसको हम प्रोहिबिशन के नाम से जानते हैं। और चौथा है उत्प्रेषण लेख, जिसको हम रिट ऑफ सर्टियोरियरी के नाम से जानते हैं दोस्तों। और पांचवा है अधिकार परीक्षा, जिसको हम क्यू वारंटो के नाम से जानते हैं। अब एक नजर हम इन पांचों के ऊपर देखेंगे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत क्या कार्य होते हैं, परमादेश के अंतर्गत किन कार्यों को रखा जाता है, प्रतिषेध के अंतर्गत किन बातों को रखा जाता है, उत्प्रेषण लेख में क्या होता है और अधिकार परीक्षा के अंतर्गत किन बातों को समाहित किया जाता है। तो आइए हम इन सभी के बारे में एक एक करके जानते हैं दोस्तों। पहला रिट है दोस्तों
बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हम हैबियस कॉर्पस बोलते हैं। तो दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण में यह बताया गया है कि यह एक प्रकार का कानूनी आज्ञा पत्र है। कैसा आज्ञा पत्र है? कानूनी आज्ञा पत्र है, यानी विधिक आज्ञा पत्र है, जिसको कानून के द्वारा जारी किया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट कुछ भी जारी करेगा तो वह कानूनी ही तो होगा, विधिक ही माना जाएगा। वही बताया गया है कि यह एक प्रकार का कानूनी आज्ञा पत्र है जिसके द्वारा किसी गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार व्यक्ति को रिहाई मिल सकती है। इसके द्वारा यदि हिरासत में रहा व्यक्ति याचिका दायर करने में असमर्थ है तो अन्य व्यक्ति के द्वारा भी याचिका दायर की जा सकती है। सीधा सा मतलब समझिएगा दोस्तों कि आपके पड़ोस में कोई दुकान है, आप उस दुकान पर रोज खरीदारी करने जाते हैं, ठीक है। आपका कोई व्यक्ति है, आपके पड़ोसी के पड़ोस में ही दुकान है, ठीक है। कोई व्यक्ति वहां पर रोज खरीदारी करने जाता है। एक दिन उसे कोई वस्तु पसंद आई और उसने कहा कि यह वस्तु तो बहुत अच्छी है। दुकानदार से उसने प्राइस पूछा और दुकानदार ने प्राइस कुछ ज़्यादा बता दिया। तो वह व्यक्ति यदि वापस लौटकर घर चला जाए और उसी रात उसके घर उस दुकान से वह वस्तु चोरी हो जाए और आप चोरी करते हुए किसी अन्य व्यक्ति को देख लेते हैं, तो जो दुकानदार होगा अगली सुबह जब आएगा, जब उसे ज्ञात होगा कि वह वस्तु चोरी हो गई है, तो वह किसके खिलाफ याचिका दायर करेगा? तो वह तो उसी व्यक्ति के खिलाफ याचिका दायर करेगा जिसने उस सामान के बारे में पूछा था, क्योंकि उसे ऐसा आभास होगा कि उसी व्यक्ति ने चोरी किया है, क्योंकि वह वस्तु बहुत ही महंगी लगी थी। पर आपको पता है कि वह वस्तु किसी अन्य व्यक्ति ने चुराई है। तो यदि ऐसी हालात में दुकानदार के द्वारा उस व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज किया जाता है तो और वह व्यक्ति अपनी याचिका दायर करने में असमर्थ है कि वह निर्दोष है, तो कोई अन्य व्यक्ति यानी कि आप भी उस व्यक्ति की सहायता के लिए उसकी तरफ से अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं और उस याचिका की सुनवाई करते हुए आपके खिलाफ उस व्यक्ति के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट उच्चतम न्यायालय जारी करेगी दोस्तों। यानी कि यदि कोई व्यक्ति निर्दोष है और वह व्यक्ति अपने निर्दोषता को साबित करने के लिए याचिका दायर नहीं कर सकता है, तो कोई अन्य व्यक्ति भी उस व्यक्ति की सहायता के लिए याचिका दायर कर सकता है। यही बताया गया है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के द्वारा कि यह एक कानूनी आज्ञा पत्र है जिसके द्वारा किसी गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार व्यक्ति को रिहाई मिल सकती है। इसके द्वारा यदि हिरासत में रहा व्यक्ति याचिका दायर करने में असमर्थ है तो अन्य व्यक्ति के द्वारा भी याचिका दायर की जा सकती है। यह तो हो गया दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्रावधान। इससे प्रश्न कैसे पूछता है? प्रश्न ऐसे पूछता है कि वह कौन सी रिट है जिसके द्वारा गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार व्यक्ति भी अपने निर्दोषता को साबित करने के लिए याचिका दायर कर सकता है, तो वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण दोस्तों। कभी कभी प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट किस स्वतंत्रता का संरक्षण करती है? तो संविधान में वर्णित प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करती है। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। यदि पूछा जाए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा किस नागरिकों के किस स्वतंत्रता का संरक्षण किया जाता है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का, जो कि अनुच्छेद 21 में वर्णित है दोस्तों। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले रिट की तरफ। अगला रिट है दोस्तों परमादेश, जिसको हम मैंडामस भी कहते हैं। मैंडामस में क्या बताया गया है कि यह रिट उस लोक अधिकारी के खिलाफ जारी किया जाता है जो अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने से इनकार कर दे। यानी कि यदि बात किया जाए परमादेश रिट की, तो परमादेश रिट सिर्फ और सिर्फ लोक सेवकों के खिलाफ ही जारी किया जाता है जो लोक अधिकारी होते हैं। यानी कि ऐसे लोगों के खिलाफ जारी किया जाता है जिनके ऊपर जनता का दायित्व होता है, यानी कि वह लोक हित के कार्यों में संलग्न होते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ परमादेश रिट जारी किया जाता है। क्यों जारी किया जाता है? यह रिट उस समय उस लोक अधिकारी के खिलाफ जारी किया जाता है जो अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने से इनकार कर दे। जैसे कि आप लोग प्राथमिक विद्यालय घूमने गए होंगे तो कभी कभी ठंडी के मौसम से पहले आप लोगों ने देखा होगा प्राथमिक विद्यालयों की जो अध्यापिका होती हैं वो
ऊन कढ़ाई करती हैं, स्वेटर बुनने लगती हैं। तो उन्होंने एक ऐसा पद धारण किया है दोस्तों जिससे जनता का एक प्रकार से देखा जाए लाभ निहित है, जिसके द्वारा उनके ऊपर उन बच्चों की जिम्मेदारी है जो देश के भविष्य हैं, जो देश का प्रतिनिधित्व करेंगे एक समय। तो यदि वह अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने से इनकार करके कढ़ाई बुनाई करेंगी तो देश का भविष्य कैसे सुधरेगा। तो इस हाल में उच्चतम न्यायालय उन लोक सेवकों के खिलाफ परमादेश रिट जारी करेगा और उन्हें यह बताएगा कि यदि आपने अपने पद के कर्तव्यों का उचित निर्वहन नहीं किया तो आपके पद को समाप्त कर दिया जाएगा, आपको उस पद से वंचित कर दिया जाएगा। एक प्रकार से उनको प्राथमिक सूचना दी जाती है कि यदि आपने ऐसा कार्य नहीं किया, आपने अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया तो आपको पद से हटा दिया जाएगा। उन्हीं के कार्यों को सही करने के लिए उच्चतम न्यायालय के द्वारा परमादेश रिट जारी किया जाता है। तो एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि यह क्या है। यह रिट उस लोक अधिकारी के खिलाफ जारी किया जाता है जो अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने से इनकार कर दे। मेरे दिए गए उदाहरण को याद रखेंगे तो चीजों को समझने में बहुत ही आसानी होगी। अब हम अगले रिट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला रिट है दोस्तों प्रतिषेध, जिसको हम प्रोहिबिशन कहते हैं। तो प्रोहिबिशन के अंतर्गत क्या बताया गया है कि यह रिट उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी किया जाता है। यानी कि यह जो रिट है यह सिर्फ और सिर्फ उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाएगा। किन कारणों से जारी किया जाएगा? कुछ मामलों में यदि उसके अधीन जो न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय के जो अधीन न्यायालय है, यदि अपनी अधिकारिता से बाहर का कार्य करने लगे, जिन चीजों की अधिकार उनको नहीं प्राप्त है वो उस मामले की भी सुनवाई करने लगे, तो उस कार्यवाही को रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर प्रतिबंध लगाता है। उनको इस बात की डपट लगाता है कि आप जो कार्य कर रहे हैं वह आपकी अधिकारिता से बाहर है, अन्य अर्थात आप उस कार्य को ना करें। अगर इसको समझना चाहते हैं तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों। जैसे कि दो व्यक्ति हैं, एक कांस्टेबल है यानी कि एक सिपाही है और एक एसआई सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा है। अब कांस्टेबल क्या करे, वह दरोगा का कार्य करने लगे। अब कांस्टेबल की जो योग्यता है वह है दोस्तों इंटरमीडिएट, सिर्फ 12 पास आउट है और यह कांस्टेबल है। और इसकी जो शर्तें हैं दोस्तों दरोगा बनने के लिए वो है ग्रेजुएशन, यानी कि ग्रेजुएट है तब दरोगा बना है। अब यह इंटरमीडिएट पास होकर यदि दरोगा का कार्य करेंगे तो अपने अधिकारिता से बाहर का ही तो कार्य करेंगे दोस्तों। तो कोई कांस्टेबल दरोगा के पद के कर्तव्यों का निर्वहन ना करे यानी कि दरोगा का कार्य ना करे, उसके लिए उस व्यक्ति के खिलाफ कौन सा रिट जारी किया जाएगा? प्रतिषेध रिट, यानी कि वह अपनी अधिकारिता से बाहर का कार्य ना करे, इसलिए उसके ऊपर उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ प्रतिषेध रिट जारी किया जाता है। यह सिर्फ एक एग्जाम्पल है दोस्तों कि यदि कांस्टेबल एसआई का कार्य करने लगे तो एसआई का कर्तव्य तो बाहर है ना, दूसरा है, और कांस्टेबल का कर्तव्य सीमित है दोस्तों। तो यदि कांस्टेबल एसआई का कार्य करेगा तो अर्थ का तो अनर्थ हो जाएगा। तो ऐसे का अर्थ का अनर्थ ना हो, इसके लिए उच्चतम न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ एक रिट जारी करता है जिसको हम प्रतिषेध रिट कहते हैं दोस्तों। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले रिट की तरफ। अगला रिट है दोस्तों उत्प्रेषण लेख, जिसको हम रिट ऑफ सर्ट्योरेरी भी कहते हैं। अब रिट ऑफ सर्ट्योरेरी के अंतर्गत क्या बताया गया है दोस्तों? यदि रिट ऑफ सर्ट्योरेरी की बात की जाए तो यह एक प्रकार का लेख है, इसका नाम ही देख लीजिए क्या है, उत्प्रेषण लेख। उत्प्रेषण लेख का अर्थ ही होता है कि एक ऐसा लेख जिसको पुनर्विचार या पुनर्समीक्षा के लिए मांगा जा सके। तो उच्चतम न्यायालय क्या करती है कि जो मुकदमे चल रहे हैं उनकी समीक्षा करने के लिए उस मुकदमे से संबंधित कागजातों को अपने पास मंगाकर उसकी समीक्षा करती है। इसी को हम उत्प्रेषण लेख कहते हैं। तो उत्प्रेषण लेख उच्चतम न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है, जिसके द्वारा वह चल रहे मुकदमों के कागजातों को मंगाकर उसका समीक्षा कर सके। तो आपको ध्यान देना है कि जो चौथा रिट है उत्प्रेषण लेख, वह सिर्फ और सिर्फ एक लेख है जिसका जो कार्य है वह क्या है कि उच्चतम न्यायालय चल रहे मुकदमों की सुनवाई के लिए कागजातों को मंगाकर उसकी समीक्षा कर सके। तो देख लीजिए दोस्तों उत्प्रेषण लेख में क्या बताया गया है। उत्प्रेषण लेख का अर्थ उच्चतम न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में चल रहे मुकदमे के प्रलेख की समीक्षा करना है। किसकी समीक्षा करना है?
प्रलेख की समीक्षा करना है, यानी कि उन कागजातों की समीक्षा करना है, उस मुकदमे की सुनवाई के लिए उनका समीक्षा करना है ताकि उस पर सही फैसला लिया जा सके दोस्तों। तो उत्प्रेषण लेख का सिर्फ छोटा सा अर्थ है कि वह किससे संबंधित है, उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों में चल रहे मुकदमे के प्रलेखों की समीक्षा करना कि जो कार्यवाही की जा रही है वह उचित है या अनुचित है। बस इसी की समीक्षा करने के लिए उसके प्रलेखों की समीक्षा करना ही उत्प्रेषण लेख है दोस्तों। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं अपने अंतिम रिट, जिसको हम 5वें रिट के रूप में जानते हैं, अधिकार परीक्षा, जिसको हम क्यू वारंटो भी कहते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि अधिकार परीक्षा रिट किस कंडीशन में जारी किया जाता है। तो अधिकार परीक्षा उस स्थिति में जारी किया जाता है जब उच्चतम न्यायालय को ऐसा आभास हो कि किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसे लोक पद का धारण किया गया है, किसी व्यक्ति ने ऐसा लोक पद धारण किया है जिसके योग्य वह स्वयं ना हो। जैसे कि कोई वैकेंसी निकली किसी विभाग में, उसमें चपरासी के लिए योग्यता 10वीं पास है और बाबू के लिए ग्रेजुएट मांगा गया है, ग्रेजुएशन मांगा गया है। तो अब पता चले कि 10वीं पास व्यक्ति जाके बाबू बन जाए, तो क्या ऐसा संभव है? यदि 10वीं पास व्यक्ति जो वैकेंसी चपरासी के लिए अप्लाई करेगा, प्यून के लिए अप्लाई करेगा, यदि वह बाबू बन जाए तो वह ऐसे ही लोक पद को धारण करेगा जिसके वह योग्य बिल्कुल नहीं है। तो इस स्थिति में उच्चतम न्यायालय के द्वारा उस व्यक्ति के खिलाफ कौन सा रिट जारी किया जाएगा? अधिकार परीक्षा या क्यू वारंटो। तो इस बात को नोट कर लीजिए दोस्तों कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा उस व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जाता है जो ऐसे लोक पद को धारण करता है जिसके योग्य वह स्वयं ना हो। ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिए दोस्तों। यह वह 5 रिट हैं जो मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी की जाती हैं। मैंने आपको बताया दोस्तों कि अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके उच्च न्यायालय के द्वारा यह 5 रिटें जारी की जाती हैं जो व्यक्तियों के मूल अधिकारों का संरक्षण करती हैं दोस्तों। तो यह पूरी रिटों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों से हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लोगों को जोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।